हाय स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे टॉप 100+ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और प्रिपरेटरी और मॉडल पेपर को एनालाइज कर ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ क्या कहता है, तो देख लेना यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड या फिर प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, तब जाकर हमारा जूल्स लॉ स्टेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में। तो नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा MCQ या फिर 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर डिवाइसेस दे रखे हैं और उसके फंक्शंस यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से पहला आता है एमीटर। तो एमीटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से हमने काढ़ा है। एमीटर तो आप जानते हैं क्या करता है, मेजर करंट। जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वो एमीटर है और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज। ये बात आपको याद रखना है, सीरीज में कनेक्ट करने वाला एमीटर है। और फिर नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर, जो कि पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है ना, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आपको याद रखना है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है जो MCQ पूछा गया था मॉडल पेपर में, तो विच इज़ द डिवाइस दैट कंटिन्यूसली रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज नॉन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये बात आप कह सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और बेटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वेरिएबल रजिस्टर क्या है, रियोस्टेट क्या है। तो दोनों ही एक ही बात है, वेरिएबल रजिस्टर बोले तो भी वही है और रियोस्टेट बोले तो भी वही है, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर देख लो, रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए डिवाइस काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लग की स्विच। ये तो जनरल क्वेश्चन है, आप तो जानते हैं ये क्या करता है, इट मेक्स सच कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अगर आप एक बल्ब को ग्लो करना है ना, तो स्विच को क्लिक करेंगे तभी जाकर बल्ब ग्लो होगा। ये बात आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बैटरी और या फिर सेल का काम क्या है, इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में क्या करता है ना, अक्रॉस द कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और मेंटेन भी करता है, इसलिए बैटरी सेल ज़रूरी होता है सर्किट में। नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज एन सर्कुलर ऑफ मेनी टर्न्स इंसुलेटेड। यहाँ पर टर्न से स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, टर्न्स लिख लेना आप। टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन अ शेप ऑफ कॉइल इन अ सिलेंडर इज नॉन एज सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे याद रखना है, सोलेनॉइड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन डिवाइस विच इज सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड, बिहेव्स एज अ पावरफुल मैग्नेट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू। सोलेनॉइड समझो, यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में से करंट पास हो रहा है, समझो ऐसा करंट हमारा पास हो रहा है। अगर मैं इसके बीच में सॉफ्ट आयरन नेल रख दूंगा यहाँ पर, तो आयरन नेल जो होगी ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक करंट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपने या फिर फंक्शंस में पढ़ा होगा, स्प्लिटरिंग का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ स्प्लिटरिंग या फिर कम्यूटेटर का रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर अ हाफ रोटेशन। एक बार रोटेशन होने के बाद स्प्लिटरिंग क्या करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये काम करता है। आर्मेचर किसे कहते हैं, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड एज सॉफ्ट आयरन। आपने दो मैग्नेट के बीच में मोटर का डायग्राम में कुछ ऐसा रखा था ना, ऐसा, इसे ही को कहते हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर है हमारा, ये बात आपको याद रखना है, आर्मेचर। नेक्स्ट आता है ब्रशेस। इसके फंक्शन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्राफाइट। ये बात आपको याद रखना है। इट मेंटेन्स द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ स्प्लिटरिंग। या समझो स्प्लिटरिंग है यहाँ पर, तो स्प्लिटरिंग तो घूमेंगे नहीं, तो ये क्या करेगा ना, ये टच करेगा सिर्फ। यहाँ पर ब्रशेस लगाए जाते हैं और इसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये ब्रशेस हैं हमारे। तो ब्रशेस का काम क्या है, स्लाइडिंग कांटेक्ट विथ स्प्लिटरिंग। ये स्प्लिटरिंग के साथ घूमेगा नहीं, सिर्फ एक कांटेक्ट में रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ये भी बहुत बार पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट। ये काम क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देख लेना यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात आपको क्लीन से याद रखना है क्योंकि ये पूछेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एसिड बेसिस एंड साल्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली इट कैन बी आस्क्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कुछ साल्ट दिए हुए हैं, उसके यूजेस और उसकी प्रिपरेशन और उसकी इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। तो देख लेना, यहाँ पर सबसे पहला आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका प्रिपरेशन की इक्वेशन आपको ज़रूर याद रखना है, विद बैलेंस के साथ याद रखना है क्योंकि 1 मार्क से ले या फिर MCQ में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो इसका यूजेस है, इट इज़ यूज इन कॉटन एंड लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और फिर वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी इसे काम किया जाता है। और फिर ब्लीचिंग पाउडर का काम ये इंपॉर्टेंट है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स को किल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम यहाँ पर केमिकल नेम दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर फार्मूला भी है। 2020 में इतनी इक्वेशन दे चुकी थी और ये आपको कंपाउंड पूछा गया था, तो आपको इक्वेशन भी ज़रूर याद रखना है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पर हम डिटेल देखेंगे। तो NaCl और वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक कंपाउंड जिसे कहते हैं NH4 और Cl, और हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने का प्रोसेस ये है कि एडिबल एसिड को इसमें ऐड कर दिया जाता है इस कंपाउंड में, तो क्या बन जाता है वहाँ पर बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज नहीं कर लेना, बेकिंग सोडा का ही हमें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ हमें प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर याद रखना है, इतना ही। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लो, एक तो बेकिंग पाउडर काम बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट काम क्या करता है एंटासिड। अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो इसे यूज़ किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। और फिर इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। और फिर यूज़ इन किचन में तो आपने बहुत बार सुना है कि बेकिंग सोडा आपने बहुत बार सुना हुआ है कि क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बात आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखो, जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का ऐड कर देते हैं तो हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। तो इसको प्रिपरेशन को आपको याद करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये वाला और ये वाला यहाँ पर लिखना है और बीच डॉट डालना है, बस इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि आपको याद हो जाएगी। इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड है बोरैक्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसे क्लीनिंग एजेंट एंड डोमेस्टिक पर्पस या फिर घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ क्लीनिंग पर्पस। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कार्बोनेट्स कंपाउंड में सोप्स एंड डिटर्जेंट कॉन्सेप्ट में आपने एक हार्ड वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो उसे परमानेंट रिमूव करने के लिए भी ये वाला कंपाउंड यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे देख लेना, यहाँ पर पहले इसकी प्रिपरेशन क्या है। ऑन हीटिंग अ गिप्सम को जब हम 373 केल्विन में हीट करेंगे, इट लॉसेस द वाटर मॉलिक्यूल बिकम द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ 1/2 हाफ हाइड्रेट बन जाएगा ये वाला। दिस इज़ नॉन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे डॉक्टर यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। आपने बहुत जगह देखा होगा सीमेंट लगा कर फिरते हैं, वाइट सीमेंट, इसी को कहते हैं POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात आप जानते हैं।
नेक्स्ट इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयस एंड स्टैचूज, आपने देखा होगा, और डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक यूज़ में, और फिर स्मूथ सरफेस वॉल के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, प्रिपरेटरी एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एनुअल में, ध्यान से पढ़ लेना इसे। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स। समझो ये होता है स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा आइसिस शेप में होता है, आइसिस शेप में। इस वाले एक पार्ट को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। ये टूट जाएगा फ्रेगमेंट्स में, ऐसे कुछ टूट जाएगा, और फिर ये वाला फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर है, यहाँ पर देख लेना, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर फुल्ली ग्राउंड इंडिविजुअल, यानी कि एक फ्रेगमेंट क्या बन जाएगा, एक बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म नए से क्रिएट हो जाएगा, इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। स्पाइर वगैरह एग्जांपल आपको याद रखना है, आपको इमेजेस में भी इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, एक आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के टाइप में देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। स्पाइर वगैरह सिंपली ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्यूरेशन, ये बात आपको याद रखना है, आफ्टर मैच्यूरेशन ही होगा, ये बिफोर मैच्यूरेशन नहीं होगा, मैच्यूरेशन। ईच पीस ऑफ फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस इंडिविजुअल विच हैज गॉट कट ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस ग्रोन इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। समझो ये होता है हाइड्रा और प्लानेरियम, समझो ये प्लानेरिया है, किसी ने इस पर क्या कर दिया, एक्सीडेंटली ये क्या हो गया, ऐसा कट हो गया, समझो एक्सीडेंटली ऐसा ही कट हो गया टू पीसेस में, तो ये क्या कर लेगा ना, ये अपना हेड बना लेगा, ये अपना टेल बना लेगा, ऐसा कुछ ये डेवलप हो जाएगा, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। सिंपल इन एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, ये दो एनिमल्स में ही पाया जाता है ज़्यादातर, आपके 10th के सिलेबस में इतना ही दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। सिंस द ओवरी ऑफ अ फीमेल रिलीजेस वन एग इन एवरी मंथ, एवरी मंथ में क्या करता है, ओवरी एक एग रिलीज करता है, देयर फॉर द यूरेटस प्रिपेयर ऑल्सो एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, ये बात आपको याद रखना है, फर्टिलाइज एग के लिए क्या करता है, यूरेटस प्रिपेयर होता है रिसीव करने के लिए। द इनर लाइनिंग ऑफ यूरेटस बिकम सॉफ्ट एंड थिक विथ अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दिस प्रिपरेशन इज नेसेसरी इन अ केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, ये बात आपको याद रखना है। इट हेल्प्स टू कीप द एग न्यूरिश्ड, इट न्यूट्रिशन के लिए डेवलप हो जाता है। द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये बात आपको याद रखना है। इफ द एग इज, एक क्वेश्चन चेंज कर भी पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो यही सेम आंसर आपको लिखना है। Then the thick lining of the ureter is not required. The ureter lining breakdown comes out through the vagina in a form of a blood and mucus. Blood and mucus के ज़रिए से क्या होता है, ब्लड एंड म्यूकस वजाइना के बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से पढ़ना है, ये प्रिपरेटरी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेना। रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, सच एज लाइपेज, ट्रिप्सिन, पिप्सिन, ये सारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल्स हैं सिंपलर में कन्वर्ट करता है, और फिर क्या करता है, ऑब्जर्व द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू सेल, यहाँ पर क्या होती है, ऑब्जॉर्प्शन भी होती है और फिर डाइजेशन भी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये बात आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स से पूछी जा सकती है। तो ये तीन क्या करते हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, 1 पॉइंट आप वहाँ से लिखेंगे। और दूसरा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, वाटर विलाई, मतलब आपको ये लिखना है, दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन में। कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इसके अंदर क्या होते हैं, कैपिलरीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ पर फूड जा रहा है तो ऑब्जर्व करेंगे, फूड को ऑब्जर्व करके कैपिलरीज में भेज देंगे, यहाँ पर वेजल्स में भेज देंगे, तो ये क्या करेगा ना, ये लग जाकर ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से हर सेल को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन होगा, विथ इन दिस विली आर मेनी ब्लड वेसल, कॉन्टेक्ट विथ मेनी ब्लड वेसल, तो इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम अ स्ट्रीम, फ्लोज द ब्लड स्ट्रीम, ऑब्जर्व द फूड डिलीवर्ड इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी।
हर सेल ऑफ द बॉडी को क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देता है। कौन विली काम करता है हमारा, ये बात आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नोज एंड आल्वोले इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी, पहले देख लेना नोज का बताता हूँ। नोज जो होती है नेसल कैविटी हैज़ एक्सटर्नल नोज स्ट्रिंग्स ड्रॉन इनटू नेसल कैविटी, ये बात आपको याद रखना है। हैज़ फाइन हेयर्स, आपके नाक में जो हेयर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स एयर पासिंग थ्रू इट, ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, क्योंकि अंदर ना जाए और लंग्स को कोई हार्मफुल ना पहुंचे। और क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस इज मॉइस्चर अवॉइड द फ्रिक्शन ऑफ ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्वोले, किसे कहते हैं, एल्वोले विद इन द लंग्स पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स इट टर्मिनेट्स ए बलून लेग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज विलाई, जिसे बलून लेग स्ट्रक्चर होता है ना उसे क्या कहते हैं, एल्वोले कहते हैं। एल्वोले प्रोवाइड्स सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एक, हमें इतने ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर कर हमें एक फूड चेन बनाना है। पहली फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम ये यहाँ पर फूड चेन बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लो ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमने बना दिया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, रिफ्लेक्स आर्क इज मोर एफिशिएंट, वेट मैं आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्स आर्क इज मोर एफिशिएंट देन द थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहली बात समझ लेना, थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसलिए रिफ्लेक्ट एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर आप हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो आप एकदम सा हटा लेंगे हाथ, आप कोई भी बिना सोचे करेंगे, अगर आप सोचेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ये बात आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट आता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 या फिर 20 में पूछा गया है और फिर प्रिपरेटरी में भी पूछा गया है, रीयूज इज़ बेटर देन रिसाइकल, वाई। तो यहाँ से देख लेना, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकल यूज इन सम एनर्जी, रिसाइकल के लिए एनर्जी चाहिए और रीयूज के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर लिख लेना एनवेलप्स यूज कैन बी रीयूज रिवर्स, और फिर हम यूज़ करेंगे तो कोई भी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का है कि प्रॉब्लम क्या कॉज होंगे अगर हम लार्ज डैम्स बनेंगे। तो आपको देखना है, अगर हम डैम्स बनेंगे, आपको कोई भी एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे नर्मदा पावर प्लांट या फिर नर्मदा डैम का भी दिया जा सकता है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स होते हैं उसको देखकर आपको यही आंसर लगा के आना है, आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे सबसे पहले, बिकॉज ऑफ डैम सैलो अप द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए जो पब्लिक मनी जो होती है ना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होता है। दिस कॉजेस, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस कॉजेस लिखना है, दिस कॉजेस लॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्प्लेसमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो यहाँ के पीपल्स है ना इनको कोई और जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है, इस वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। सोशल प्रॉब्लम क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, बिकॉज दे डिस्प्लेसेस लार्ज नंबर ऑफ प्लेजेंट ट्राइबल, जो ट्राइबल रहते थे ना, आप समझो डैम बनाना है तो एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए, जो वहाँ के लैंड के जो पीपल्स है ना उन्हें कोई और जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ये आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन नाइदर लॉस इलेक्ट्रॉन गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्यों ना ये C4 बन C4 माइनस बन सकता है, ना C4 प्लस बन सकता है, ना एनायन बन सकता है, ना कैटायन बन सकता है। क्वेश्चन जैसा भी दे रखा हो ना बस आपको ऐसा ही आंसर लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ये एनायन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो 6 प्रोटॉन है ना कांट होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैटायन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और फिर 6 प्रोटॉन को होल्ड करना है जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्या करता है, ना C4 बनता है ना C-4 बनता है।
तो बात आपको याद रखेंगे। द हाउ ईस्टर फॉर्म्स एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट अल्कोहल। एथेनोइक को क्या करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे कैटलिस्ट के साथ। एसिड एज ए कैटलिस्ट, कोई भी एसिड कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईस्टर मिल जाएगा। और फिर ईस्टर से हम सोप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH के साथ हम जब इसी वाले ईस्टर के साथ रिएक्ट करेंगे विच इज़ अल्कली, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, इट इज़ कन्वर्ट बैक टू एन अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पर देखते हैं सोडियम साल्ट मिलेगा और फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमें मिल रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शन की मदद से हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लेना हाउ द जिंक मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट जिंक सल्फेट। और पहले देख लेना जिंक कार्बोनेट को कैसे निकाला जाता है, कैलामाइन कहते हैं। ZnCO3 को कैलामाइन कहते हैं। इसे क्या करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस से करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। इसे हम एकदम सा हीट देंगे, ऐसा ऑब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन, अगर सल्फर है तो रोस्टिंग। ये बात आपको याद रखना है, CCSR, आपको ये बात याद रखेंगे तो आपको इजीली चल जाएगा। यहाँ पर कैल्सिनेशन यूज कर रहे हैं, ऑब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हम इसी वाले प्रोडक्ट्स को कार्बन के साथ रिड्यूस कराएंगे तो हमें जिंक प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सल्फर को रोस्टिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है, जिसे कहते हैं जिंक ब्लेंड। कन्वर्ट किया जाता है जिंक ऑक्साइड बाय हीटिंग अ प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर होता है इसलिए ZnOSO2 मिलता है। फिर हम इस ZnO को क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन से रिड्यूस कराएंगे तो हमें प्योर मेटल यहाँ पर मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयोनिक कंपाउंड देख लेना। मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये क्या करता है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह भेज देता है और क्या बन जाता है, मैग्नीशियम 2+ बन रहा है। अब क्लोरीन को जो है, एक क्लोरीन को अब भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 2 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ से। तो आपको ये सारा पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। आयोनिक कंपाउंड के डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर, इसलिए क्या करते हैं, इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और फिर सोडियम ऑक्साइड को क्यों नहीं कहते, क्योंकि डिज़ोल्व होता है वाटर में और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद अल्कली हमें दे देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं कहते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको याद रखना है जनरल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको MCQ या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ये वाला। तो एग्जांपल भी ऐसे ही क्वेश्चन याद रखना है। वाटर अल्कलाइज मैंने आपको बताया, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर अल्कलाइज। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो इसके। नेक्स्ट आता है हाउ एथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर रिएक्शन में समझाता हूँ। एथेनॉल को हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एज अ कैटलिस्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये वाला याद नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको ये याद रखना है, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट याद रखेंगे। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो यहाँ पर देख लेना, मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। पहला जो है ना इनका जो क्लासिफिकेशन सिर्फ कैल्शियम तक ही चल पाया, उसके बाद नहीं चल पाया, एवरी 8 एलिमेंट प्रपोज नहीं कर पाया। और फिर उस टाइम पे 56 ही एलिमेंट थे और भी ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए।
जो बाद में डिस्कवर है वो इनके ऑक्टेस में फिट नहीं हो पाए, इनके टेबल में फिट नहीं हो पाए। और इन्होंने क्या किया, एडजस्टेड द टू एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में क्या कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट एक ही स्लॉट में डाल दिया था। इसलिए इनका ये क्या हुआ, ये आज तक हमने याद नहीं रखा इनको, ये वाला इनका थ्योरी जो है नहीं चल पाई, तो इसलिए रॉन्ग प्रूफ हो गए। अनलाइक एलिमेंट सेम इन सेम स्लॉट, जैसे यहाँ पर एक स्लॉट है, समझो यहाँ पर एक मेटल है, तो मेटल की प्रॉपर्टीज मेटल से ही मैच करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, मेटल के साथ नॉन मेटल दे दिया था, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पर इनका फेल हो गया था। ये 3 पॉइंट आपको याद रखेंगे, तो ये डेफिनेटली 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रिपरेटरी एग्जाम में पूछा गया है, हाउ डिड द मेंडल आइडेंटिफाइड द टाल ट्रेड एज अ डोमिनेंट, शॉर्ट ट्रेड एज अ रेसेसिव। या फिर ये पूछा जा सकता है, हाउ डिड द मेंडल आइडेंटिफाइड द डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने लिया टाल एंड ड्राफ्ट का, आप कोई दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर ले सकते हो। मैंने मेंडल क्रॉस अ पॉलिनेटिंग फ्लावर, तो यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है, मेंडल ने क्या किया, प्योर प्लांट लिया, प्योर प्लांट मतलब यहाँ पर प्योर टाल है, यहाँ पर प्योर डार्फ है, तो इन्होंने क्रॉस कराया, तो हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला हमें टाल प्लांट, यहाँ पर कैपिटल टी भी मिला, स्मॉल टी भी मिला, लेकिन हमें सिर्फ दिख रहा था, क्या दिख रहा था, हमें सिर्फ यहाँ पर टाल दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर टाल क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ, क्योंकि वही एक्सप्रेस हो रहा था। जब इन्होंने ऐसे दो प्लांट्स को क्या किया, क्रॉस कराया, तो यहाँ पर देख लो मैं बताता हूँ, जब F1 जनरेशन के प्लांट्स को इन्होंने क्रॉस कराया, तो इन्हें क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला। टाल जो है 3 थे और डार्क जो है 1 थे। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर देख लेना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद रखना है। टाल जो कितने थे, टाल 3 थे और डार्क 1 था। आपको जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा तो 1:2:1 लिखना है। यहाँ पर कैपिटल टी 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे, स्मॉल टी 2 थे, 1 थे। ये बात आपको याद रखना है यहाँ से। तो यहाँ पर पूरा दे रखा है, आपको इतना आप लगा के आ जाएंगे एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये गिव रीजन का एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है आर ए इज ट्रैवलिंग एंटर ऑब्लिकली। तो यहाँ पर देखो, एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसे कहते हैं वाटर, यहाँ पर है एयर, यहाँ से लाइट रे आ रही है, वेट यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको यहाँ से क्लीन से दिखा देता हूँ क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। समझो यहाँ पर एक नॉर्मल है और ये क्या है, वाटर है और ये एयर है। अगर लाइट रे एयर में से ऑब्लिकली यानी कि आड़ी लाइन आ रही है, आड़ी लाइट रे आ रही है, तो ये क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो ये क्या जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। क्यों नॉर्मल जा रही है, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहे हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीजेस रेयर मीडिया टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर जो था ना रेयर मीडिया था और वाटर डेंसर मीडिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अगर उल्टा केस होता तो ये क्या होता, ये हमारा डेंसर, ये हमारा रेयर होता, ये डेंसर होता। ये बात आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का पूछा गया है। जब न्यूटन ने क्या किया, दो प्रिज्म लिए, एक सीधा रखा था, एक इन्वर्टेड रखा था, सेम प्रिज्म जब इन्होंने पास किया है तो दो लाइट रेस बढ़ गए, यहाँ दो नहीं 7 कलर्स मिले इनको यहाँ पर। और फिर इन्होंने जब उल्टा यहाँ पर डाला तो क्या होगा, ये रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट में इनको मिल गया है। ये डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ये वाले एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर पूरा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेना। ये वाला लास्ट ईयर भी पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और प्रिपरेटरी एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप लिख सकते हो हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये पॉइंट की जगह पर आप लिख सकते हो। मस्ट बी इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली हमें मिलना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमें क्या इफेक्ट मिलेंगे। तो पहला इफेक्ट जो होगा ना, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, एसिड रेन होगा, तीसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको दिखाना है। आपको डायग्राम भी याद करना है इसका, ये आपको याद रखना है।
बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ईच किडनी प्रोपोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन इज ग्लैमरुलस बमन कैप्सूल एंड लॉन्ग रेटिनल ट्यूबल। ये आपको याद रखेंगे तो आपको इजीली 2 मार्क्स से तो यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज वेजिटेटिव, हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूछा जा रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन आंसर यही रहेगा। तो यहाँ पर देख लेना प्लांट्स राइज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर द फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीड। अगर हम सीड से उगाएंगे फ्लावर तो प्लांट तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करेंगे तो कम टाइम में हमें ज़्यादातर फसल देखने को मिलेगी। इट मेक द पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ अ प्लांट सच एज बनाना ऑरेंज रोज जैस्मिन दैट लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अब जो बनाना है ना, बनाना तो हम सीड से उगा नहीं सकते। ऑरेंज और रोज़ भी सीड से, जैस्मिन के जो प्लांट्स हैं सीड से उगा नहीं सकते। तो इसे हम क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से यूज़ करते हैं। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट्स प्लांट्स टू हैव द ऑल कैरेक्टर्स। अब जैसे एक प्लांट है, यहाँ पर समझो ये प्लांट है जो कि सीड से उगाया गया है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाया गया है। इन दोनों के कैरेक्टर जो होंगे ना एकदम से सेम होंगे। तो इसलिए क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो व्हाट आर द नीड्स ऑफ लोकल पीपल आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या क्या इन्हें अपने नीड्स को पूरे करने के लिए मिले। तो पहला यहाँ पर मिला एग्रीकल्चर मिला, फिशिंग मिला, हंटिंग मिला, लाइकली वुड मिला यहाँ पर इन्हें, और फिर इन्हें फिशिंग हंटिंग करने के लिए साइट्स मिले। और फिर यहाँ पर एडिशन द गैदर फ्रूट्स मिले, नट्स मिले, मेडिसिन्स मिले, और यहाँ से इन्हें जिनके जो एनिमल्स है ना इन्हें ग्रेस करने के लिए मिला, यानी इनके लिए खाने के लिए, एनिमल्स के लिए खाने के लिए कुछ मिला। और फिर फॉडर यानी कि यहाँ से इन एनिमल्स को क्या कर सकते हैं? अपना चारा वगैरह दे सकते हैं। व्हाट इज ओजोन, फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन O3 यहाँ पर ऐसा लिखना है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। O3 तो आप जानते हैं O3 किसे कहते हैं? द O3 ओजोन ऑफ द हाई लेवल। समझो यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर होता है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना, ये रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देता। सन से रेडिएशन आ रहे हैं तो ये रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देता। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू द एनिमल्स, फॉर एग्जांपल नॉन स्किन कैंसर एंड इन ह्यूमन बींग्स। अगर ये रेडिएशन अर्थ पर आ जाएंगे तो ये क्या करेगा ना, ये स्किन कैंसर कॉज होगा। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर देखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? अ कंपाउंड विद आइडेंटिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक फार्मूला है जैसे C4H10, यही फार्मूला रहेगा लेकिन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेंगे तो हम इसे क्या कहें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? ग्रे कलर में टर्न होता है जब इसे सनलाइट में हम क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे। बैलेंस इक्वेशन लिखना है और ये कौन से टाइप का रिएक्शन है ये भी हमें लिखना है। क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। द वाइट सिल्वर क्लोरीन टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। समझो यहाँ पर AgCl था, Ag और क्लोरीन में बच जाएगा तो क्लोरीन जो गैस होगी ऊपर चले जाएगी, लेकिन जो सिल्वर बचेगा ना हमारा ये ग्रे कलर का होता है। इसलिए क्या होता है? ग्रे कलर में हमें देखने को मिलेगा जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे। इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर कौन सा लिखना है? डिकम्पोजिशन। और आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल लिखना चाहते हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से वही लेसन का एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप इनटू इट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब हम आयरन को डालेंगे तो ये हमारा कलर क्यों चेंज हो रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है और नेक्स्ट भी पूछा जाएगा। तो देख लेना यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉडल पेपर में पूछा गया है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ये क्या करेगा ना, इस कंपाउंड में जाकर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और एक कंपाउंड बना लेगा FeSO4। इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं कलर। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H+ आयंस और एसिड्स।
इन विच द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जैसे समझो एक एसिड है, जैसे कहते हैं एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, दूसरा हमारे पास है HCl। इसमें से दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, वाटर में क्या करेंगे ना, एसिड को डालेंगे। जब ये एसिड क्या करेगा, मोर H+ आयन्स रिलीज करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एसिड प्रेजेंट इन नेटल लीव्स इज मेथेनोइक एसिड। ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ से पूछा गया है, राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं, और फिर ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाकर क्या बन जाता है, ये CH4 बन जाता है। जैसे यहाँ पर देख लो, ऐसा कुछ बनता है। ये PDF जो मैं शेयर करूंगा, तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ऐसा कुछ बॉन्डिंग बना लेता है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर देख लेना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अटेंड करने के लिए ये सब चीज़ चलता है। यहाँ पर देखा, मेंशन द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। से MCQ में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, समझो। यहाँ पर हमें एक कार्बन का कंपाउंड दे देगा, तो हमें इसमें बताना है कि कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं। तो हमें यहाँ पर दिया रखा है C2H5 COOH। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या कर लेना है, एक डायग्राम बना लेना है, और फिर हमें यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं गिनकर बता देना है। तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इज 9 एंड डबल बॉन्ड्स इज 1। ये आपको लिख देना है, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट इज सोलेनोइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोलेनोइड किसे कहते हैं, लीज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सोलेनोइड। ये क्या करेंगे ना, सोलेनोइड जो एक्ट एज अ बार मैग्नेट। जैसे है सोलेनोइड है, एक तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर दे रखा है मच सिमिलर टू बार मैग्नेट, और द बार मैग्नेट इज आइडेंटिकल। यहाँ पर हमें लगेगा कि बार मैग्नेट के जो प्रॉपर्टीज हैं एग्जैक्टली सिमिलर मैच करते हैं सोलेनोइड के प्रॉपर्टीज से। तो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हाउ डज द रेनबो फॉर्म इन नेचर। रेनबो कैसा फॉर्म होता है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग आफ्टर द स्काई रेन शावर। अगर समझो रेन आकर चली गई और फिर आपको वहाँ से सनराइज मिल रहे हैं, तो तब जाकर रेनबो फॉर्म होगी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और ये आपको याद रखना, ऑलवेज फॉर्म डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। रेनबो जो है सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखना है। दे रिफ्रैक्ट द डिस्पर्स इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर देख लो, पहला क्या होगा, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स होगा, फिर रिफ्लेक्ट इंटरनली होगा, फिर रिफ्रैक्ट अगेन, देन कम्स आउट अ रेन ड्रॉप। यहाँ पर ये डायग्राम से मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर सन है, सन से लाइट आई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन होगा, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी रेनबो बन जाएगी यहाँ पर। तो व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट तो आप जानते हैं, टिंडाल इफेक्ट किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज टिंडाल इफेक्ट। ये बात आपको याद रखना है। व्हाट एक्सप्लेन पेरेसबायोपिया। कॉमन डिफेक्ट व्हेन अ पर्सन फाइंड डिफिकल्टी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली डिस्टिंग करेक्टिव लेंस। ये कॉमन एक डिसीज़ होती है जो एज पर आती है। एज ज़्यादा हो रही है तो ये डिसीज़ आती है। क्या होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज होने की वजह से विथ एजिंग। एज पर पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज होता है, तो क्या करता है, पर्सन ना दूर का देख पाता है ना नज़दीक का देख पाता है। इसी को कहते हैं पेरेसबायोपिया। हाउ इट कैन बी करेक्टेड, इट कैन बी करेक्टेड बाय द बाईफोकल लेंस। यहाँ पर पॉइंट ऐड होना था, बाईफोकल लेंस को यूज़ कर ऐसे क्या करते हैं, सीधा किया जा सकता है। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट इसलिए नहीं कहते, प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, thus seen extend source from a consider planet such a collection of large number of point size source. The total variation in amount of a light is scattering I from the individual point size source will be average 0. समझो यहाँ से स्टार तो बहुत दूर था, लेकिन प्लैनेट क्या है, अर्थ के करीब है। और ये क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स की तरह हमें दिखता है। इफ वी कंसिडर प्लैनेट्स एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, टोटल वेरिएशन in the amount of light entering in our eye is always point size source. It is always negligible. या फिर यहाँ लिख सकते हो टोटल एवरेज आउट ऑफ 0 हो जाएगा। thereby it nullifies the tingling effect हो जाएगा यहाँ पर।
तो क्या होगा, टिंगलिंग इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा या फिर यहाँ पर टिंगलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यहाँ पर देखो, द रीजन सराउंडिंग द बार मैग्नेट in which the force of a magnet can be experienced is known as magnetic field. The magnetic field के properties क्या हैं, originate from the north pole and end at the south pole. It is closely curved. और फिर यहाँ लिखना है, close near the poles magnet were seen strong, further away it become weak, never intersect each other. देखो मैं बताता हूँ, ये समझो हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमेशा क्या करेंगे, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, मतलब ऐसा। और फिर इनसाइड क्या हो जाएगा, इनसाइड में साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, हमें क्लोजली कर्व दिख रहा है, तो क्लोजली कर्व हम यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होता है ना, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो साइड्स में होता है ना, साइड्स में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम साइड से दूर जाएंगे, समझो ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट में, तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वीक हो जाता है। और या फिर यहाँ पर आप और एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं और इसके फार्मूले, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंसेस इज रेट एट विच द कंज्यूम ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है ना, उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। द रेट एट विच द वर्क इज डन इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, वर्क इज डन, जितना वर्क किया जा रहा है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर के 3 फार्मूले हैं, तो आपको याद रखना है। अगर V एंड I दे रखा है तो आपको ये फार्मूला, और I और R दे रखा है तो ये फार्मूला, और V और R दे रखा है तो ये 3 फार्मूले को हम यूज़ कर ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ मायोपिया, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, डायग्राम देकर पूछेगा कि कौन सा डिफेक्ट है, तो आपको बताना है कि मायोपिया है। मायोपिया द डिफेक्ट जो है, नज़दीक के ऑब्जेक्ट से अच्छे से दिखेंगे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट से नहीं दिखेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो रहा है, और मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 373 केल्विन से हम गिब्सन को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका फार्मूला दे रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू गिप्सम। यहाँ पर क्या हो रहा है, गिप्सम से फॉर्मेशन हो रहा है, गिप्सम ऐसे इसे कहते हैं, गिप्सम को फॉर्मेशन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखना है। सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक करना मुश्किल है इसलिए ब्रिटल होते हैं। सॉलेबल इन वाटर है, दूसरे सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉलेबल होते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है मोल्टन स्टेट में करते हैं। ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट है, विच ब्राउन फ्रेम्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अ लेड नाइट्रेट इज हीटेड, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ बैलेंस रिएक्शन। हमें क्या मिल रहा है वहाँ पर, इट गिव्स ब्राउन कलर दे रहा है। क्या, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें ये वाला ऑक्साइड जो है ना, ये ब्राउन कलर दे देगा, PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड जो हमें क्या दे रहा है, ब्राउन फिल्म देगा। इट इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बात आपको याद रखना है। वी नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लो, ये विंड एनर्जी जो है ना, विंड एनर्जी फार्म जो है, एस्टेब्लिश ओनली दोज प्लेसेस वेयर द विंड ब्लोम्स टू द ग्रेटर पार्ट। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वही जगह पर किया जा सकता है जहाँ पर विंड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो, और फिर विंड ब्लोम्स शुड बी ग्रेटर, 15 किलोमीटर की स्पीड में आएगी हवा तभी ये टरबाइन घूम पाएगा, और फिर अगर हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं चल पाएगा। इसके लिए सेटअप बैक फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेल जो है
बहुत ही ज़्यादा होना पड़ता है। एस्टेब्लिश ऑफ विंड फार्म रिक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया चाहिए होता है। और द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिश इज क्वाइट है, और इसका जो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा है। द टावर से ब्लेड्स एक्सपोज ड्यू टू रेन सन स्टॉर्म साइक्लोन, दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, इसके लिए मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interference of the two transparent media at the point of interference lie on the same plane, ये वाला पहला लॉ है हमारा। और दूसरा जो है स्नेल्स लॉ भी इसे कहते हैं, दूसरे लॉ को इतना जो है स्नेल्स लॉ है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा फॉर द गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम गिवन पेयर ऑफ मीडिया और गिवन कलर नहीं बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन आई व साइन आर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 4.42, व्हाट डज दिस मीन? द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 4.42, इतना लिखेंगे तो आपको इजीली 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से गिव रीजन भी बहुत ज़्यादा आ ही जाएंगे एग्जामिनेशन में। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, यहाँ पर देख लो इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, व्हीकल में यूज़ किया जाता है, जो कि रियर वेव मिरर होता है ना, व्हीकल में यूज़ किया जाता है। फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल एनेबलिंग ड्राइवर टू ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, जो ड्राइवर को पीछे जो ट्रैफिक है ना, पीछे वाली ट्रैफिक को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देखो इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑलवेज गिव एन एरेक्ट इमेज थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। यहाँ क्या कहता है ना, डिमिनिश्ड इमेज देता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, द ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू द मिरर देन द ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर, इसीलिए तो गाड़ी के मिरर में लिखा हुआ होता है। और ये क्या करता है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है गाड़ियों में। यूजर्स ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर इट इज़ कॉमनली यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। टू गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम पाने के लिए क्या है कि यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज ऑफन यूज इन शेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस की लार्ज इमेज देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसे क्योंकि यहाँ पर इन्हें टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर सोलर फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बात आपको याद रखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अप्लायंसेस दस कनेक्टेड इन अ सीरीज में कनेक्टेड नहीं किया जाता, पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है, क्यों? ये देख लेना, आपको बहुत बार पूछा गया है। अगर क्वेश्चन चेंज भी होगा तो आंसर यही रहेगा। पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, द टोटल करंट इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस जो है ना डिक्रीज जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। और क्या करता है, करंट को डिवाइड करते जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर देख लेना, एक बात मैं बता रहा हूँ, दिस हेल्पफुल पर्टिकुलर व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। समझो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये समझो आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एक फ़ैन है, फ़ैन चलता है 5 एम्पियर के करंट से, और फिर इसका रेजिस्टेंस कम है, और आपने क्या करा है, एक सॉकेट है जिसमें आपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं जो चलता है 3 एम्पियर से। तो समझो अगर करंट एक ही आ रहा है, मतलब समझो 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो एक ही अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हम। या फिर समझो यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो सिर्फ हम फ़ैन को चला सकते हैं, ना कि हम अपने फ़ोन को चार्ज डाल सकते हैं। तो ये इसलिए क्या करता है, करंट को डिवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रेजिस्टेंस को भी, रेजिस्टेंस जो है ना, टोटल रेजिस्टेंस कम मिलता है पैरेलल सर्किट में, इसलिए यूज़ किया जाता है। और हेल्पफुल पर्टिकुलर एरिया टू गैजेट डिफरेंट जो रेजिस्टेंस और करंट होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। और इफ़ वन कंपोनेंट, समझो मैं यहाँ से डायग्राम से बताता हूँ, यहाँ पर एक कंपोनेंट है समझो, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है,
और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर है। देखो समझो, अगर ये वाला नहीं चल रहा ना तो ये वाला तो चलेगा, ये वाला चलता रहेगा, ये दो चलेंगे। अगर समझो ये वाला ब्रेक हो गया तो ये दो चलेंगे, अगर समझो ये वाला ब्रेक हो गया तो ये दो चलेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर सीरीज कनेक्शन होगा ना तो समझो यहाँ पर अगर बीच वाला फेल हो गया तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। अगर ये फेल हो गया तो ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। अगर ये वाला फेल हो गया तो ये दो नहीं चलेंगे। इसलिए क्या करते हैं ना, पैरेलल यूज़ करते हैं। अगर एक कंपोनेंट भी फेल हो गया तो दूसरा कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए। और जो फ्यूज़ है ना, फ्यूज़ को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये बात आपको याद रखेंगे, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। स्टेट मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड मेंडलीव लॉ। तो यहाँ पर देखो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर भी स्टेट है। सिर्फ आपको चेंजेस क्या करना है ना, यहाँ पर मासेस आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा, बस इतना ही चेंज करना है, आपको वही सेम लिखना है। और यहाँ पर पूछा गया सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही यहाँ पर गिव रीजन बन गया। राइट द बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म सोडियम रिमाइंड सोल्यूशन सच द सोल्यूशन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टेक प्लेस, इसलिए इसे डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। राइट द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इज गिवन, हाइड्रोजन कहीं पर भी फिक्स नहीं हो रहा था। आइसोटोप जो कि बहुत बार डिस्कवर है वो इनके पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर नहीं हो रहे थे, फिटेड नहीं हो रहे थे। एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीजेस रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम अ वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, एटॉमिक मासेस जो है ना एकदम रेगुलर नहीं चल रहे। समझो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 12.0 और दूसरा एलिमेंट है 13.0, तो यहाँ पर देखो ना इनके बीच में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर में नहीं जा रहे। समझो यहाँ पर आ गया 12.5 और फिर आ गया यहाँ पर 12.6, तो कितने एलिमेंट आएंगे ये इन्हें आइडिया नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इनका फेल होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन 2 एलिमेंट, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है वही सिलिकॉन इज कॉल्ड एज मेटालॉइड और फिर सेमी मेटल, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को यूज़ किया जाता है। इसमें दो भी प्रॉपर्टी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, नॉन मेटल के भी होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम, सोडियम क्या करता है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है सोडियम का, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फोर्स यहाँ पर पढ़ लेना, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस सोडियम विल टेकन अप क्लोरीन, और फिर अपोजिट चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज लगेगा, इसमें माइनस चार्ज लगेगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा, अदर द हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन एग्जिस्ट द एलिमेंट एज एटम एज सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ से। तो ये बात आपको पता चल गई। द अक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल इन अ इंडिविजुअल ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होना यहाँ पर क्या बताता है, या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को बताता है। यहाँ पर एक हेरिडिटी का एवोल्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है, कैन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ बैट कंसिडर एन एनालॉगस ऑर्गन, इफ यस वाई, इफ नो वाई। तो यहाँ पर देखो इसे हम क्या कहेंगे, the butterfly wings of butterfly are composed of membrane, while the wings of the bat composed of a bony skeleton. Thus the both butterfly and bat are not homologous but analogous wings structure. स्ट्रक्चर सिमिलर है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है लेकिन फंक्शन दोनों के एक हैं, तो ये क्या हो गया, एनालॉगस ऑर्गन है। क्या है ये, एनालॉगस ऑर्गन है, लेकिन ये होमोलॉगस ऑर्गन नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन यही से बताता हूँ मैं। पहले क्या होगा, ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा ना, रिच ब्लड जो होगा ना लंग से फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, जो लंग से भेजा गया रिमूव्ड किया हुआ आता है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिंग लंग से भेजा हुआ, ये क्या होता है, हार्ट में लाया जाता है। हार्ट में आने के बाद क्या होता है, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के लिए भेजा जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स थिन वॉल अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट, इसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ये क्या करता है, रिलैक्स होता है, फिर कलेक्टिंग ब्लड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर अपने नेक्स्ट चेम्बर वाले को ब्लड भेज देता है।
तो वेंटिकल रिलैक्स सो द ट्रांसफर टू इट द मस्क्यूलर वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप टू द बॉडी, बॉडी को पंप होगा, फिर क्या होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा ना कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर, राइट एट्रियम को आएगा, इट रिलैक्सेस द, फिर रिलैक्स होगा और फिर क्या होगा यहाँ से राइट एट्रियम और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लोअर चेम्बर को जाएगा, वेंट्रिकल डिलेट्स होगा और वहाँ से क्या होगा फिर लंग्स को भेजा जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेशन के वास्ते। और फिर अगर एक ब्लड जो है 2 बार हार्ट में आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। मेंशन द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बात आपको पता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन करेंगे। इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्लांट रिजिड एक्सक्रेशन, यानी हमें प्लांट एक्सक्रेशन यहाँ पर करना है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे ना प्लांट्स के वो सेल्यूलर ओविल्स में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिर मे बी स्टोर से इन लीव्स विच कैन बी फॉल ऑफ, वेस्ट लीव्स में स्टोर करेंगे जो कि फॉल ऑफ हो जाएंगे। अदर प्लांट्स स्टोर रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम में स्टोर करेंगे। और फिर यहाँ से प्लांट आल्सो एक्सट्रैक्ट सम वेस्ट मटेरियल टू सॉइल अराउंड देम, जो सॉइल होता है ना उसमें भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, ऐसा भी पूछा जाएगा। अक्वायर्ड ट्रेड होते हैं ना वो क्यों इनहेरिटेड नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि दिस हैपन बिकॉज ऑफ द इन अक्वायर्ड ट्रेड इन्वॉल्व्स अ चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जिसे हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, विच कैन नॉट बी पासेस ऑन टू द जर्म सेल्स और प्रोजेनी, देयरफॉर द ट्रेड्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ये बात आप इतना लिखेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। वाटर फॉसिल्स प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द डीप लेयर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो इसके 2 मेथड्स हैं। मेथड्स कौन कौन सा है, डिटेक्टिंग फॉसिल, रिलेटिव मेथड इज द फॉसिल्स कैन फाइंड ए क्लोजर टू द सरफेस और मोर रिसेंट देन द फॉसिल वी फाइंड इन द डीपर लेयर। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे। डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड है बाय द यूजिंग आइसोटोप डेटिंग है, डिटेक्टिंग द रेशियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम मटेरियल, जैसे कार्बन 12 को लेंगे और कार्बन 14 को लेंगे और डिटेक्ट करेंगे तो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आता है व्हाट इज स्पीशिएशन, मेंशन एनी 4 फैक्टराइज। स्पीशिएशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज स्पीशिएशन। यहाँ पर देख लेना, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेड, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जेनेटिक फ्लो, वेरिएशन, मोटेशन, चेंज इन डीएनए। इतने पॉइंट सब लिखेंगे तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर है व्हाट इज टॉपिक लेवल, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इक्वेशन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, वाई ईच स्टेप ऑफ द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म एंड टॉपिक लेवल। टॉपिक लेवल का डेफिनेशन यहाँ से है, आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट आता है बिकॉज द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। जो सोलर से एनर्जी मिली थी जो कि प्लांट्स ने ऑब्जर्व किया है और ये फिर वापस नहीं भेज सकते। जो प्लांट्स को हर्बिवर्स ने खाया था ये प्लांट्स को वापस नहीं दे सकते और ऐसा ही चलता रहेगा। वेरियस टॉपिक लेवल्स नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द प्रीवियस लेवल। एट द डिफरेंट लेवल्स एनर्जी इज लॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ हीट की तरह निकल जाएगी। The next, what is refraction of light? The change in the direction of a light when it passes through. तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं यहाँ पर देख लेना, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना आप याद रखेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टेंट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है, ये डेफिनेटली आस्किंग क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क डाल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, या फिर इसके बेस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि प्रिपरेटरी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और फिर मॉडल पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले बहुत साल में पूछा गया क्वेश्चन है। डेफिनेटली आस्किंग क्वेश्चन।
The phenomenon of inducing current coil is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम से एक सोलेनोइड को किससे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम टेक अ स्ट्रांग बार मैग्नेट लेंगे और इसके नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, टुवर्ड्स इसके एंड पर ये करेंगे हम, तो क्या होगा, वहाँ से डिफ्लेक्शन होगा इन द नीडल और फिर हम विड्रॉ करेंगे तो भी फिर भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि फर्स्ट वाला था उसके ऑपोजिट होगा। अगर हम वैसे ही रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा और फिर ज़ीरो को आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे और फिर लिखेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर वाई द प्रोसेस हाउ द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम बायरोफिल्म। तो बर्डिंग इन हाइड्रा क्या होता है ना, Hydra develops a bud outgrowth related to the division of a specific site. These bud develop into a tiny individual. हाइड्रा क्या करता है ना, अपने ऊपर एक क्या करता है, ऐसा बड बनाता है और जब ये बड बड़ा होगा ये डिटैच होगा और फिर ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, डिटैच होगा और ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन बायरोफिल्म क्या होता है ना, बायरोफिल्म में लीव होता है, लीव के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है जिसे हम नॉर्च कहते हैं। नॉर्चेस अलोंग द लीव मार्जिन फॉल इनटू द सॉइल एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहाँ से लिखेंगे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करेंगे तो अल्कोहल के साथ करेंगे तो नो एफर्सेंस, कोई भी एफर्सेंस नहीं होगा, लेकिन एसिड के साथ करेंगे, यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो बिस्क एफर्सेंस भी होगा। द सैंपल विच प्रोड्यूस द बिस्क एफर्सेंस ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यहाँ से हम क्या निकलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। Carboxylic react with carbonate hydrogen to give rise to salt, carbon dioxide, water. Alcohol will not react with the carbonates of hydrogen. यहाँ से हम इतना लिखेंगे तो हमें इजीली पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गिव रीजन है, आवर एनवायरनमेंट के गिव रीजन है। यहाँ पर पूछा गया है द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही रिलीज होगी। और फिर डिकम्पोजर का रोल क्या होता है इकोसिस्टम में, तो क्या करते हैं डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर प्लांट्स एंड एनिमल को डिकम्पोज करके सराउंडिंग को क्लीन करते हैं, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग ऑफ ओजोन लेयर इज नेसेसरी। द ओजोन at the higher level of the atmosphere shields the surface from the earth ultraviolet radiation, ये मैंने आपको पता है फंक्शन है। दिस रेडिएशन causes ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये causes करेगा, दिस इज नॉन एज स्किन कैंसर होगा। और यहाँ पर पूछा गया है टूथ डीके किसे कहते हैं, इससे के कॉजेस क्या हैं और फिर प्रिवेंशन क्या है। इसके टूथ डीके कहते हैं करोजन ऑफ अ टूथ, एनिमल को टूथ डीके कहते हैं। कॉजेस क्या है, जो पीएच वैल्यू माउथ का 5.5 से कम हो जाएगा और प्रोड्यूस एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर पार्टिकल्स के लिए डिहाइड्रेशन के लिए एसिड रिलीज किया जाता है बैक्टीरिया से, तो क्या होगा, दिस करोड द टूथ एनिमल कॉजिंग टूथ डीके। तो इसके प्रिवेंशन क्या कहते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग। क्लीन करेंगे हम माउथ को तो हमारे टीथ क्या होंगे, डीके नहीं होंगे। जनरली बेसिक जो होते हैं ना टूथपेस्ट जो है बेसिक इन नेचर होते हैं, उसको यूज़ करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर एक्ट होगी और हमारा टूथ डीके जो है क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का तो मैंने आपको बता दिया है, जो H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेंगे उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज दे रखा है, तो आप एक आर्टरीज कैसे कहते हैं, जो हार्ट से वायरस ऑर्गन ऑफ द बॉडी को ब्लड ले जाएंगे। वेन्स किसे कहते हैं, जो वायरस ऑर्गन से हार्ट को लाएंगे, उसे वेन्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड सराउंडिंग द सेल्स टेक प्लेस इन कैपिलरीज। इसे क्या कहते हैं, थिक वॉल एंड इलास्टिक वॉल होते हैं, इसे थिन वॉल रहते हैं। इसे थिन वॉल एक्सटर्नली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विद कांटेक्ट विद आर्टरीज। वेन्स क्या होते हैं, कांटेक्ट रखते हैं। इसे वेल्स नहीं होते हैं, इसे वेल्स होते हैं टू ensure the blood flow in one direction, it does not have wheels। इसे और इसे नहीं होते, इसे है ना वेल्स होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर किसे कहते हैं, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर हेवी आइटम सच एज यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम से हम क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, तो स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियर विच रिलीजेस टेनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन, इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। मेंशन द 2 हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा, लार्ज एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होगा, एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडिएशन हो जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर इसका जो कॉस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा हाई है, और लिमिटेड है अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम जो है लिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहा है। एक्सप्लेन वाई आर वी लुकिंग एट द अल्टरनेट सोर्स, क्योंकि यहाँ पर देख लेना they are being consumed a large rate, the rate of consumer continuous then the fossils would be exhausted, यानी कि हम जो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जो फॉसिल्स हमें अर्थ में मिल रहे हैं ये काफ़ी कम मात्रा में मिल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है हमें विच एलिमेंट इज़ मेकिंग, तो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है सोलर सेल को बनाने में। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें कोई भी फोकसिंग डिवाइस नहीं होता, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसका लिटिल मेंटेनेंस होता है, और इसे रिमोट इनएक्सेसिबल रहता है, एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। इसे ट्रांसमिशन लाइन्स की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। और फिर यहाँ पर है डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ वेरी हाई है। और फिर इससे डायरेक्ट करंट होता है, और घरों में जो आता है अल्टरनेट करंट होता है, इससे कन्वर्ट करना पड़ता है। सिल्वर इज़ यूज इंटरकनेक्शन पैनल इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और जो एनर्जी मिलती है ना इसकी एफिशिएंसी लो होती है। सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी जो है कम है, लिमिटेड है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में, स्पेस में यूज़ किया जाता है, रेडियो में, वायरलेस ट्रांसमिशन लाइंस में, ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशंस इसका। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेंडल ने क्या किया, रेड फ्लावर को क्या किया, इन्होंने प्योर रेड को वाइट के साथ जब क्रॉस कराया तो इन्हें क्या मिलता है, F1 जनरेशन में। वेट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जब इन्होंने रेड फ्लावर को वाइट के साथ क्रॉस किया तो इन्हें क्या मिला, यहाँ पर इन्हें दोनों मिले कैरेक्टर, लेकिन जो रेड कलर है ना वो एक है डोमिनेंट ट्रेड है, इसलिए यही एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर दे रखा है स्ट्रिप ऑफ जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर टेकन टेस्ट ट्यूब ABCD। तो ये एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेना, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेम क्वांटिटी ऑफ फेरस सल्फेट सोल्यूशन जो है ये टेस्ट ट्यूब में डाला गया, कौन से टेस्ट ट्यूब में जो है रिएक्शन होगी और क्यों होगी, और इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट सोल्यूशन लिया, और फिर ये 4 मेटल्स को ले लिया। हमें ये चारों में क्या किया, हमने इस वाले कंपाउंड को डाला, तो हमें सिर्फ रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि आयरन से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें किस में देखने मिलेगी, A और C, यानी कि हमें जिंक और मैग्नीशियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव देन द आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका बैलेंस इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मैग्नीशियम, तो वही यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखाया है। लिमिटेशन ऑफ द मेंडल पीरियडिक, जो कि लिमिटेशन थे ना मेंडल पीरियडिक टेबल के, वो रेक्टिफाइड कैसे किए गए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो पहले कैसे किए गए, एटॉमिक मास पे उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास पे नहीं किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर पर ध्यान दिया। इस वजह से आइसोटोप क्या हो गए, प्लेस हो गए, जो कि वहाँ पर नहीं हो रहे थे, यहाँ पर प्लेस हो गए एटॉमिक नंबर से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किया, आइसोटोप्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये पॉइंट आप लोग को लिखेंगे यहाँ से। और यहाँ से पूछा गया है अ पर्सन पेल एंड हिज ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज ड्यू टू फियर, अगर कोई फियर में क्या होगा, एड्रेनल हार्मोन इज डायरेक्टली सेक्रेटेड इन द ब्लड, एड्रेनल हार्मोन याद रखेंगे। Skin reduce the contraction of muscles and small arteries. The breathing rate of because the constant diaphragm ribs muscles, the heart beat faster, resulting the supply of more oxygen to the muscles. इतना पॉइंट लिखेंगे। और ईटिंग चपाती by chewing
इट इज़ वेरी स्लोली टेस्टर स्वीटर, क्योंकि वाइल ईटिंग चपाती सलेवा इज सेक्रेटेड, चपाती कंटेन स्टार्च, द सलेवरी अमालाइज ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये पॉइंट आपको लिखना है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट है जो कि पीछे बैठता है, उसे है ना ब्लैक बोर्ड देखने को तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? तो मायोपिया की वजह से हो रही है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड? इट इज करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन डिटर्जेंट इज यूज टू टेस्ट हार्ड वाटर? नो है, इसका डायरेक्टली आंसर नो है, क्योंकि डिटर्जेंट गिव फॉर्म लेदर विद द बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर डो नॉट फॉर्म ऑफ स्कम। ये आप बात आप याद रखेंगे यहाँ से। वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड दैट शोज द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड वाइट एट नून। वाई? बिकॉज द लाइन हॉरिजन पास थिक लेयर से गुजरना पड़ता है लाइन को, इसलिए क्या होता है वो रेड कलर में दिख रहा है। यहाँ से शॉर्टर वेवलेंथ जो है स्कैटर नहीं होंगे और फिर लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर होंगे, तो जो रेड कलर होगा ना वो लॉन्गर वेवलेंथ है। दिस गिव द रेडिश अपीयरेंस टू द सन, को रेडिश कलर दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या हुआ, येलो राउंड एंड येलो कलर सीड को हमने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया। किसके साथ सेल्फ पॉलिनेट किया? इसी के साथ। तो हमें कौन से फ्लावर देखने को मिलेंगे? तो हम चेकर बोर्ड की मदद से ये वाला डालेंगे तो हमें इतने सारे सीड्स मिलेंगे और इसका रेशियो है 3:9:3:3:1 लिखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एवोल्यूशन? एक्सप्लेन 3 एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन किसे कहते हैं? फिनोमिनन ऑफ अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड जब होगा तो एवोल्यूशन इसे कहेंगे हम। एवोल्यूशन किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके 3 एविडेंस हम दे सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, और फिर हम क्या देंगे यहाँ से, हम क्या देंगे फॉसिल्स का दे देंगे। तो फॉसिल्स को तो मैंने बता दिया है फॉसिल किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ वुमेन। ये क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है लेकिन आंसर यही रहेगा। तो क्या होगा, एम्ब्रियो को न्यूरिश करने के लिए मदर ब्लड दिया जाता है डिस्क शेप, जिसे हम क्या कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा में विल्ली होते हैं और टिश्यूज होते हैं। विल्ली प्रोवाइड द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम द मदर ब्लड टू द एम्ब्रियो, रिमूव्स द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये क्या करता है, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हार्ट का डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स के लिए इजीली पूछा जा सकता है हार्ट का डायग्राम या फिर ब्रेन का डायग्राम। नेक्स्ट आता है हमें यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखना है। यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बैरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड मिल जाएगा हमें। और जिंक कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ZnO+CO2 मिल जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। कैलकुलेट द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये फार्मूला याद रखकर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मीटर इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा। फोकल लेंथ दे रखा है, पावर मिल जाएगा इजीली। तो राइट द बैलेंस इक्वेशन लिखना है और हमें बताना है कि अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रिएक्शन हुआ है। तो पहले वाला दे रखा है लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन होगी और इसका जो होगा ना कलर जो है ब्राउन फ्यूम्स में आएगा, ब्राउन कलर फ्यूम्स होगा। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट बैरियम क्लोराइड क्या होगा, तो वहाँ से ये वाला इक्वेशन बन जाएगी और प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ से ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप ये इट कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। अगेन ये वाला आएगा या फिर हार्ट वाला आएगा, दो में से कोई तो पूछेगा। यहाँ पर बता रहा है हमें राइट द ह्यूमन आई पार्ट एंड मीनिंग डेफिनेशन। यहाँ पर हमें बताना है रेटिना क्या करता है। रेटिना इज सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द एनार्मल लाइट एंड लाइट सेंसिटिव सेल। ये क्या होता है, एक स्क्रीन होता है जो कि सेंसिटिव करता है लाइट को।
कॉर्निया क्या करता है ना, थिन मेम्ब्रेन होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। एंटरिंग द आई आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन क्या होती है, कॉर्निया से ही टेक प्लेस हो जाती है। क्रिस्टल लेंस किसे कहते हैं, प्रोवाइड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ focal length required to focus the object at the different distance on the retina. The eye lens form inverted, eye lens में क्या होता है, inverted and real image बनती है, real image बनती है, ये बात आप याद रखेंगे। iris is the dark muscular diaphragm control the size of pupil के साइज को कन्वर्ट करता है। और pupil क्या करता है, it regulates the control the amount of light entering the eye. The signals are sent brain through ऑप्टिक नर्व से क्या करता है, सिग्नल को सेंड किया जाता है। फिर यहाँ पर है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ अ साल्ट। इतना आप सीखेंगे तो आपको इजीली इतने क्वेश्चंस में से 40 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टॉप 100 प्लस थे। 100 क्वेश्चन तो 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। आपको एग्जामिनेशन में क्या होगा, बोर्ड में जो क्वेश्चंस तो चेंज कर दिए जाएंगे लेकिन आंसर सही रहेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखकर यही आंसर लिखना है, तो आपको इजीली मिल जाएंगे आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इंशाल्लाह, तब तक ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है। इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली अराउंड मार्क्स मिल जाएंगे।